कुछ लोग याद करके आए थे, कुछ लोग याद करके बिल्कुल नहीं आए हैं, और कुछ लोग संडे था तो हो गया, संडे चला गया। चलिए, आज कुछ प्रमुख उपकरण लिख लीजिए, कुछ प्रमुख उपकरण। अब इन उपकरणों के नाम क्या है? कुछ प्रमुख उपकरण में है आपके जैसे तरंगों से ही संबंधित उपकरण हैं, जिनका नाम है पहला रडार, फिर आपका सोनार, और फिर है आपका लेजर। तीन है ऐसे जिनका उपयोग तरंगों के माध्यम से किया जाता है, और अलग अलग तरंगों के माध्यम का इसमें उपयोग, अलग अलग तरंगों का उपयोग किया जाता है अलग अलग चीजों को ज्ञात करने के लिए। अभी लिखना नहीं है, अभी केवल समझना है आप, ठीक है ना? क्योंकि पेपर में रडार के बारे में क्वेश्चन, सोनार के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब रडार क्या है? रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रडार का उपयोग किस में किया जाता है? रडार का उपयोग रेडियो तरंगों के माध्यम से, इसमें किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों। रेडियो तरंगों के माध्यम से हमारे वायुमंडल में उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने में, वस्तुओं की दूरी का पता लगाने में, क्योंकि कितनी दूरी पर है, और जितने भी वायुयान हमारे वायुमंडल से बाहर उड़ते हैं उनकी गति का पता लगाने में। पेपर में क्वेश्चन ये आया था, तो याद रखेंगे कि हम रडार का उपयोग कैसे करते हैं। रडार का उपयोग हम वायुमंडल में उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने में, आपके जो वस्तु उड़ रही है ऊपर, वायुयान उड़ रहे हैं, वो कितनी गति से उड़ रहे हैं, किस दिशा में उड़ रहे हैं, कितनी दूरी पर स्थित है, उनका पता हम किसके माध्यम से लगाते हैं? रडार के माध्यम से। रडार की खोज किसने की? रॉबर्ट वाटसन वॉट ने की थी। याद रखिएगा इनका नाम, क्योंकि ये पेपर में आया था। तो रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किसकी खोज की थी? रडार की खोज की थी। भारत में रडार का निर्माण कौन सी कंपनी कौन करता है? ERDE। ERDE का फुल फॉर्म ये आप ही बताएंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा तब। ERDE का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट। बस सब तो यही बनाएंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट। ई का क्या बनाएंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक बना दे। हाँ बताओ, इतना तो समझ लो सही बन गया है। इसका बता दो। इस्टेब्लिशमेंट। कॉपी देख के बताओगे? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। अब इतने नाम तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में सब आते हैं। तो याद रखेंगे, रडार का निर्माण भारत में ERD द्वारा किया जाता है, और हमारे इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु में। तो रडार क्या है? रडार एक उपकरण है जिसकी खोज रॉबर्ट वाटसन वॉट ने की थी। इसका फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। इसका उपयोग रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुमंडल में उपस्थित वस्तुओं की दूरी, वस्तुओं की गति, वेग और उनकी स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। और हमारे भारत में रडार का निर्माण कौन करती है? ERDE इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिश कंपनी द्वारा की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। आ गया समझ में? आ गया समझ में? चले अब आते हैं सोनार में। सोनार की खोज किसने की? पॉल लैंगविंग ने। किसने की थी सोनार की खोज? पॉल लैंगविंग नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने की थी। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड एंड नेविगेशन, और कुछ नहीं है। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेविगेशन एंड रेंजिंग। अरे ये नाम आपको याद करने होंगे क्योंकि पेपर में आते हैं। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म है। और सोनार की खोज किसने की सबसे पहले? पॉल लैंगविंग। सोनार का उपयोग हम किस में करते हैं? ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, तो याद रखें।
लिखेंगे समुद्र की गहराई ज्ञात करने में हम सोनार का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, समुद्र के नीचे कैसा मैप है, कैसा मानचित्र है समुद्र का, वो ज्ञात करने में, और क्या याद करते हैं इससे, डूबी हुई, गहराई में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में। पानी में कोई गहरी वस्तु, गहराई में कोई वस्तु डूब गई है तो डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में, समुद्र की गहराई कितनी है ये पता लगाने में, समुद्र का मानचित्र कैसा है ये पता लगाने में हम किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सोनार में किन तरंगों का उपयोग इन सभी का पता लगाने में किया जाता है, कौन सी, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। कौन सी तरंग का उपयोग, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अल्ट्रासाउंड वेव्स। क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स। मतलब इनमें हम ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। और कौन सी ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, तो किस में करते हैं, सोनार में। क्या सोनार का उपयोग किस में करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, समुद्र के मैप का पता लगाने में, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में। खोज किसने की सबसे पहले, पॉल लैंगविन ने। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब आते हैं लेजर में। लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटिंग इमिशन एंड रेडिएशन। चलो, इसका फुल फॉर्म थोड़ा ज्यादा लंबा है तो ये हम लिखाते समय आपको लिखाएंगे, समझ लीजिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेट इमिशन फॉर रेडिएशन। और लेजर की खोज किसने की, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। थियोडोर मैमन ने की थी। किसने की थी, थियोडोर मैमन ने की थी। आप ये बताएंगे आनंद कि लेजर का उपयोग हम किन में करते हैं, किस में करते हैं हम लेजर का उपयोग। लेजर एक किरण भी है ना, हाँ, इसका उपयोग किस में करते हैं, अंधेरे में देखने के लिए। अरे कोई खास उपयोग बताओ। खास उपयोग तो ये देखना है ट्रेन में। ट्रेन में जिस आगे ड्राइवर बैठा रहता है, सबसे पीछे में उसको ग्रीन सिग्नल देना होता है, वो लेजर का उपयोग करता है। ये और कोई बताइए। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, ट्यूमर के इलाज में भी। क्या बोलते हैं ना, लेजर ऑपरेशन करना है, तो लेजर ऑपरेशन किसके माध्यम से, इसी के माध्यम से होता है। तो ट्यूमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में। और जो आप कभी कोई सामान खरीदते हैं तो पीछे हमेशा कोई कॉपी हो या कोई खाने की वस्तु हमेशा ऐसे ऐसे कुछ लाइन बनी रहती है, ऐसे ऐसे लाइन। इसको हम क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। तो बारकोड को पढ़ने के लिए भी हम किन किरणों का उपयोग करते हैं, किन का उपयोग करते हैं, लेजर, है ना, लिखा रहता है ना। तो बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए। और MICR का फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, उसको पढ़ने के लिए। आपका जो CD होता है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और आपकी DVD का मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इनमें भी इनमें भी मतलब चीजों को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम किन का उपयोग करते हैं, लेजर का उपयोग करते हैं। कुछ आया समझ में कि नहीं आया, क्या याद करना है, जितना लिखा वो सब कुछ याद करना है। पहला तो फुल फॉर्म, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। खोज किसने की, रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने। इनमें किन तरंगों का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का। और इसका उपयोग हम वायुमंडल में उपस्थित वस्तुओं की दूरी, वेग, स्थिति का पता लगाने में करते हैं। हमारे भारत में रडार का निर्माण कौन करते हैं, ERD का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। फिर सोनार पे आते हैं। सोनार की खोज किसने की, पॉल लैंगविन ने। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, मानचित्र ज्ञात करने में, और डूबी हुई वस्तु का पता लगाने में। और उनमें हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रासाउंड वेव्स। लेजर की बात करें तो लेजर की खोज किसने की, थियोडोर मैमन ने। इसका उपयोग हम कैंसर के इलाज में, ट्यूमर के इलाज में, CD और DVD को ज्ञात करने के लिए, बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर को पढ़ने के लिए, इन सभी में हम किसका उपयोग करते हैं, लेजर का उपयोग करते हैं। आगे समझ में, मतलब जितना लिखा है और जो कुछ नहीं लिखा है वो भी याद करना। चलिए लिखिए, पहला हेडिंग कीजिए रडार।
फुल फॉर्म लिखिए पहले, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पहले तो फुल फॉर्म लिखिए देख के, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लिख लिया? खोजकर्ता लिखिए रॉबर्ट वाटसन वॉट। खोजकर्ता का नाम लिखिए रॉबर्ट वाटसन वॉट, रॉबर्ट वाटसन वॉट। अब लिखिए उपयोग, अब हेडिंग करिए उपयोग। लिखिए इनका उपयोग, रडार का उपयोग लिखिए, इनका उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा, इनका उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा, रेडियो तरंगों द्वारा वायुमंडल में स्थित, वायुमंडल में स्थित वस्तुओं की दूरी, वायुमंडल में स्थित वस्तुओं की दूरी, वेग, वस्तुओं की दूरी, वेग, दिशा, डायरेक्शन, दिशा आदि का पता लगाने में किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वायुमंडल में स्थित वस्तुओं की स्थिति, दूरी, वेग एवं उनकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है। एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, भारत में रडार का निर्माण, भारत में रडार का निर्माण, भारत में रडार का निर्माण, भारत में रडार का निर्माण ERDE, फुल फॉर्म लिखिए ERD का, ERDE, भारत में रडार का निर्माण ERDE। जहाँ पर ERDE लिखेंगे वहाँ पे फुल फॉर्म लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है ना, बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अब लिखिए कुछ प्रमुख रडार, भारत में बने कुछ प्रमुख रडार, भारत में बने कुछ प्रमुख रडार, इनके नाम बस लिखने हैं। भारत में बने कुछ प्रमुख रडार, जैसे नाम लिख लीजिए रानी, रेवती, रेशमी, ये सब नाम है, लड़कियां नहीं है, ये रडार के नाम है, ठीक है। रानी, रेवती, रेशमी, राजेंद्र, इंद्र प्रथम, इंद्रदुती, ये सभी रडार के नाम हैं जो कि भारत में बने हुए, ठीक है। रानी, रेवती, रेशमी, राजेंद्र, इंद्र प्रथम, इंद्रदुती, ठीक है, ठीक है। चलो अब लिखो सोनार, दूसरा हेडिंग कीजिए सोनार। क्या बताएं, बहुत पढ़ना पड़ता है ना। चलो लिखो सोनार, लिखिए खोजकर्ता लिखिए पॉल लैंगविंग, फुल फॉर्म भी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म लिखिए और खोजकर्ता लिखिए। फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और खोजकर्ता है पॉल लैंगविंग, पॉल लैंगविंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, खोज करता है पॉल लैंगविंग। लिख लिया? साउंड नेविगेशन, बड़ा बड़ा लिख दे, नहीं दिख रहा है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पीछे से दिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे आ जाओ। वहां बैठने से क्या मतलब, वहां से तो दिखे हुई नहीं। अब इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा लिखेंगे कैसे दिखेगा। चलो आप लिखिए उपयोग, उपयोग लिखिए सोनार में, लिखिए सोनार में
उपयोग किया जाता है पराश्रव्य अल्ट्रासाउंड वेव, पराश्रव्य सामने लिखा होगा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग किया जाता है सोनार की सहायता से, लिखे, सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई, सोनार की सहायता से समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र का मानचित्र, समुद्र का मानचित्र मैप, समुद्र का मानचित्र तथा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। क्योंकि समुद्र काफी गहरे होते हैं, तालाब में इसका उपयोग हम नहीं करते क्योंकि तालाब ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, है ना, पनडुब्बी द्वारा पता लगा लेंगे, लेकिन समुद्र काफी गहरा होता है इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए अब लिखेंगे लेजर, लिखिए, चलिए लेजर का हम फुल फॉर्म लिख रहे हैं, वो आप लोग भी लिखिएगा। लिख लीजिए लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड stimulated emission of radiation, emission of radiation, लिख लीजिए, emission of radiation, radiation। चलिए लिखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब दिख रहा है पीछे से, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। खोजकर्ता का नाम लिख लीजिए, लेजर के खोजकर्ता कौन है? थियोडोर मैमन, थियोडोर मैमन, थियोडोर मैमन। उपयोग लिखिए, उपयोग लिखिए, कैंसर तथा ट्यूमर, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में उपयोग लिखिए इसका, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में सीडी तथा डीवीडी, सीडी तथा डीवीडी, सीडी तथा डीवीडी में डाटा को भरने, डाटा को भरने एवं पढ़ने के लिए, सीडी तथा डीवीडी में डाटा को भरने एवं पढ़ने के लिए। तीसरा उपयोग लिखेंगे बीसीआर, कौन सा? सीडी तथा डीवीडी में डाटा को भरने एवं पढ़ने के लिए। तीसरा उपयोग लिखेंगे बीसीआर, बीसीआर का फुल फॉर्म लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, बीसीआर बार कोड रीडर, बारकोड रीडर तथा MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, कैरेक्टर रीडर, रीडर ही होता है ना। BCR तथा MICR को पढ़ने के लिए, BCR बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर को पढ़ने के लिए, कैरेक्टर रीडर को यहाँ पे, कैरेक्टर रीडर को पढ़ने के लिए। चलिए अब लिखेंगे, ये हो गए आपके उपकरण। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ध्वनि तरंग में। हो गया सबका?
तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। खोजकर्ता भी आता है, उपयोग भी आता है और फुल फॉर्म भी पेपर में आता है। चलिए अब हेडिंग करिए ध्वनि तरंग, साउंड वेव। साउंड वेव साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव क्या होती है? ध्वनि तरंग ऐसी तरंगे जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं, वो तरंगे क्या होंगी? ध्वनि तरंग। और हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुदैर्ध्य है। और कैसी है ये? अच्छी है ये मत कहना। और कैसी है ये? अनुदैर्ध्य के अलावा भी बताया था। और कैसी होती है? यांत्रिक। कैसी होती है ये? यांत्रिक होती है। तो याद रखेंगे कि हमारी जो साउंड वेव्स होती है, ध्वनि तरंग होती है, वो यांत्रिक तथा कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अच्छा ये बताइए कि ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे? ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। अब जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों को हम आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। आवृत्ति के आधार, आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रा बताया था, क्या होता है? हर्ट्ज। तो आपके तरंगों के, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के माध्यम से इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होगी आपकी अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे। एक होगी आपकी श्रव्य तरंगे, मतलब सुनने वाली तरंगे, श्रव्य तरंगे। और एक होगी आपकी पराश्रव्य तरंगे। अब सबको इनके बारे में जानते हैं। अपश्रव्य तरंगों को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति का मान कितना हो? 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम होता है, वो हमारी किस प्रकार की तरंगे कहलाती हैं? अपश्रव्य तरंगे। मतलब इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। कितनी कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। वो क्या कहलाती है? आपकी अपश्रव्य। ये तरंगे इतनी धीरे होती हैं कि हमें सुनाई नहीं देती। मतलब हम ये कहें कि मनुष्य क्या इस ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं सकता। इस ध्वनि को कौन सुन सकते हैं? पशु सुन सकते हैं। हाँ कुत्ते, बस क्या बोलना, पशु बोलो, मतलब चींटी सुन सकता है, गेंडा सुन सकता है, हाथी सुन सकता है। अगर आपको पता हो कि तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती है, तो अपश्रव्य तरंगे आपकी जो सुनामी लहरें आती हैं उसमें उत्पन्न होती हैं। आपका जो भूकंप आता है उसमें उत्पन्न होती है। तो क्या हम भूकंप की जो तरंग आती है हमारे पृथ्वी पे, उसकी ध्वनि को हम सुन सकते हैं क्या? अगर सुन सकते तो हम भाग जाते ना वहाँ से, अगर भूकंप आता तो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ज़्यादातर देखते होंगे टीवी पिक्चरों में, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आना होता है तो सबसे पहले जानवर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें ये ध्वनि सुनाई देती है ना। तो उनको आपके मतलब कोई अगर चीज़ें होने वाली तो उनको आशंका हो जाती है इस चीज़ की। तो याद रखेंगे अपश्रव्य तरंगे बहुत धीरे होती है, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये सुनामी, भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है और इस ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। इसे गेंडा, हाथी, चींटी आदि जानवर इसे सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, अच्छा ये बताओ अपश्रव्य मच्छर सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? वो आप लोग पता कर लेना सुनता है कि नहीं। ठीक है, चलो श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कितनी हो? 20,000 हर्ट्ज से कम हो। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कितने हजार तक होनी चाहिए? 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी श्रव्य तरंगे। क्या कहलाती है? हमारी श्रव्य, मतलब ऑडिबल वेव्स, जिन्हें हम सुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य इस तरंगों को सुन सकता है। कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या हम 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। किलो का मतलब होगा 1000, मतलब 3 जीरो हटा दें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? टी लग जाएगा। तो अगर पेपर में कभी कभी क्या होता है कि 20,000 हर्ट्ज की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। तो याद रखिएगा, अगर पेपर में कभी 20 किलो हर्ट्ज आ जाए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1000 हट जाएगा। ये भी बात ध्यान पे रखिएगा। अगर 20,000 किलो हर्ट्ज लिख रहा है मतलब वो गलत है, मतलब वो गलत है, ठीक है। अगर 20 किलो हर्ट्ज लिख रहा है श्रव्य तरंगों में तो वो क्या है, सही है। तो याद रखेंगे कि जो हमारी श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और 20,000 हर्ट्ज नहीं लिखा है तो क्या लिखा होगा, 20 किलो हर्ट्ज से कम होती है। और मनुष्य इस ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है। चलिए अब आते हैं परश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति कितने से अधिक हो, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो याद रखेंगे ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है कैसी तरंगें कहलाती हैं, परश्रव्य। क्या मनुष्य इस ध्वनि को सुन सकता है, नहीं सुन सकता, क्योंकि हमारी क्षमता केवल कितनी सुनने की है, 20,000 हर्ट्ज तक। इसके अधिक की क्षमता का हमको सुनने का नहीं है, तो मतलब मनुष्य इस ध्वनि को सुन नहीं सकते। कौन इस ध्वनि को सुन सकते हैं, जितने भी रात्रिचर प्राणी होते हैं ना, रात में चलने वाले, जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गए, तो ये सभी किस ध्वनि को सुन सकते हैं, परश्रव्य। क्या हो गया, अब रात्रिचर मनुष्य हो जाए वो अलग मैटर है ना, वो नहीं, मनुष्य तो नहीं सुन सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य केवल किस ध्वनि को सुन सकते हैं, किस ध्वनि को सुन सकते हैं, श्रव्य, ना तो अपश्रव्य को सुनेंगे ना ही परश्रव्य। पराश्रव्य तरंगों का मैंने अभी अभी उपयोग बताया है आपको। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किसमें करते हैं, सोनार में। किसमें करते हैं, सोनार। और सोनार का उपयोग किसमें करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में, और समुद्र के मैप का पता लगाने में। हो गया, चलो अब लिखो, लिखिए ध्वनि तरंग हेडिंग कर लीजिए और लिखिए ऐसी तरंगें जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ध्वनि तरंगें कहलाती हैं, ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। ऐसी तरंगें जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। यह यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह यांत्रिक मैकेनिकल, यह यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। यह ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली तरंगें आपकी ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि तरंगें आपकी यांत्रिक तथा अनुदैर्ध्य होती हैं और यह ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, लिखेंगे ध्वनि के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार, ध्वनि तरंगों के प्रकार। लिखेंगे पहला नंबर अपश्रव्य तरंगे, इंग्लिश में कहेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। लिखिए इस पे डैश करके, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, सामने लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। यह तरंगें हाथी, लिखिए यह तरंगें कौन सुन सकता है, यह तरंगें हाथी, चींटी, हाथी, चींटी, गेंडा, गेंडा मतलब राइनासोर, डायनासोर नहीं राइनासोर, हाथी, चींटी, गेंडा, मछली, मछली आदि सुन सकते हैं। हाँ, आदि सुन सकते हैं।
हाथी, चींटी, गेंडा, मछली आदि सुन सकते हैं। जानवर स्पेशली इनकी आवाजों को सुनते हैं। ठीक है, अब श्रव्य तरंगों के एग्जाम्पल लिख लीजिए। किनको कहेंगे अब श्रव्य तरंगे? एग्जाम्पल लिखिए, जैसे भूकंपी तरंगे, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे, सुनामी तरंगे, भूकंपी तरंगे, सुनामी तरंगे, सुनामी तरंगे, ज्वालामुखी में उत्पन्न तरंगे, वोल्केनो, ज्वालामुखी कहेंगे वोल्केनो, ज्वालामुखी में उत्पन्न तरंगे, वोल्केनो में उत्पन्न तरंगे आदि आदि। ठीक है, तो इन सभी तरंगों को कौन सुन सकते हैं? हमारे हाथी, चींटा, गेंडा जो भी है वो सब सुनेंगे। ठीक है, फिर लिखिए श्रव्य तरंगे। ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल ये लिखा हुआ है, ऑडिबल वेव्स। चलिए लिखिए इस पे, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सामने लिखा हुआ है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, श्रव्य तरंगे कहलाती है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती हैं क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगे। मनुष्य केवल, लिखिए, मनुष्य केवल इन्हीं तरंगों को सुन सकता है, मनुष्य केवल इन्हीं तरंगों को सुन सकता है, मनुष्य केवल इन्हीं तरंगों को सुन सकता है। चलिए अब लिखेंगे लास्ट, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स। लिखिए इसमें, वह तरंगे जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य पे लिखिए, वह तरंगे जिनकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, लिखिए, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ते भी रात को जगते हैं ना? कुत्ते रात को जगते हैं कि नहीं जगते? किसके कुत्ते सोते हैं भाई? इतने लेजी कैसे हो सकते कुत्ते? हाँ, कुत्ते भी जगते हैं, बिल्ली भी रात को जगती है। क्यों जगती है बिल्ली? दूध पीने के लिए। सब सो जाएं तो हम दूध पीने जाएं, है ना? कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, मच्छर, मच्छर अच्छे से लिखना, मच्छर, चमगादड़, अपना नाम कोई नहीं लिख लेना, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। भाई कुछ जगते भी होंगे रात को पढ़ने के लिए, तो रात्रि चरना हो गए, है ना? तो अपना नाम नहीं लिखना कि हम भी हैं साथ में। मछली तो अक्सर मिलेगी। हाँ, वो भी, उसमें भी सुन सकती है, इसको भी सुन सकती है। स्पेशली जो हमारी डॉल्फिन होती है ना, वो ज़्यादा इस ध्वनि को सुनती है। डॉल्फिन, मच्छर, चमगादड़ आदि इस ध्वनि को सुन सकते हैं। अब लिखिए पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, पराश्रव्य तरंगों में, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। पहला लिखिए, पहला उपयोग लिखिए, इसका उपयोग सोनार में किया जाता है। सोनार मतलब ये मत समझ लेना कि सोना बनाने में, सोना बनाने वाले के ऊपर करते हैं, है ना? सोनार में किया जाता है, सोनार में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखिए, कीमती कपड़ों, कीमती कपड़ों, कीमती कपड़े मतलब क्या हम लोगों के कपड़े कीमती नहीं है? ब्रांडेड। ब्रांडेड, हाय हाय, हाँ
चलो लिखो, कीमती कपड़ों, बिल्कुल मतलब जो बहुत जड़े हुए, जैसे अंबानी लोग पहनते हैं, है ना। हम लोग नहीं, हम लोग तो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, हम लोग तो लेके निर्मा। वैसे भी जैसे जब वो किसी बड़े शोरूम जैसे इसमें तो वो लोग वो लिए रहते हैं लाइट। हाँ हाँ, वही लाइट से हिसाब करते हैं, वही है ये तरंगों की सहायता से कंपन उत्पन्न करके हिसाब करते हैं, है ना। ब्रांडेड वाले, जैसे इन्होंने बोला ना ब्रांडेड, वही है। हाँ, जो नॉर्मल हाथ से नहीं धो सकते। ब्रांडेड सभी दुकान। अरे हो गए तो जो ब्रांडेड होंगे भाई, जो हजारों के कपड़े, हजारों मतलब कि 1000 का नहीं, 1000 का तो हम लोग भी पहनते हैं, है ना। कितने के 1000, मतलब 80, कितने के 1000 नहीं, मतलब कितने हजार, 80,000 90,000 का एक कपड़ा, मान लो एक दुपट्टा बस। अच्छा, तभी ना ब्रांडेड हुआ। महंगे का मतलब क्या हुआ, कीमती कपड़ों का मतलब क्या। तो 4000 के कपड़े क्यों साफ करेंगे, वो भी इनसे क्या दिक्कत है कपड़े से। हाँ जो ऑनलाइन वो नहीं है। हाँ हाँ उससे उसका देख की प्राइस के लिए कितने का है उससे। हाँ हाँ, हो गया ना, मतलब कीमती कपड़े कुछ भी, है ना। चलो लिखो, कीमती कपड़ों, मशीनों के पुर्जों, मशीनों के पुर्जों, हाँ, मशीनों के पुर्जों आदि को साफ करने में, मशीनों के पुर्जों आदि को साफ करने में। चलिए बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है।